नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका इस देश में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बार बार कई बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर पीएफआई कब प्रतिबंधित होगा, कब पीएफआई पर बैन लगेगा। सब जानते हैं कि केरल से लेकर राजस्थान में करौली तक, दिल्ली से लेकर के उसके अलावा कर्नाटक तक बीते कुछ सालों में जितनी भी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, दंगे हुए हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का हाथ था। दिल्ली में शाहीन बाग हो या फिर इसके अलावा हिजाब कंट्रोवर्सी हो, ये तमाम कंट्रोवर्सी, ये तमाम विवाद जो हैं, अगर कोई एक संगठन लगातार खड़ा कर रहा था देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए, तो वो था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। लेकिन बार बार यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर पीएफआई पर प्रतिबंध कब लगेगा। लेकिन आज जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया, तो आज सवाल उठा रहे हैं यही लोग कि पीएफआई तो प्रतिबंधित, लेकिन आरएसएस पे बैन कब लगेगा। इस देश में सेकुलरवाद, हालांकि सेकुलर शब्द जो है वो गलत नहीं है, लेकिन देश में जिस तरह का सेकुलरवाद है उसकी चर्चा करनी तो जरूरी है। इस देश में सेकुलरवाद का मतलब यह है कि अगर आपने एक संगठन को, एक आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले मुस्लिम संगठन को प्रतिबंध लगाया है, बैन किया है, तो उसके बराबर एक हिंदू संगठन को भी प्रतिबंधित कर दो, तो बराबरी हो जाएगा मामला। क्योंकि सेकुलरवाद है, तो अगर एक कोई पकड़ा गया आतंकवाद में एक मजहब का, तो दूसरे को भी नहीं हो तब भी उसको आतंकवादी बना दो, खड़ा कर दो। कि इस देश में सेकुलरवाद का रूप है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पीएफआई पर प्रहार और भारत विरोधी ताकतों में हाहाकार। ये भारत विरोधी ताकतें कौन सी हैं? पाकिस्तान की तरफ से पीएफआई के पक्ष में ट्वीट किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा नागवार गुजरा है कि पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया। ओहो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे ज्यादा दर्द जो है पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से पीएफआई के समर्थन में ट्वीट किए जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को टैग करके, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को टैग करके, मानव अधिकारों का हनन बताकर पीएफआई पर प्रतिबंध का पाकिस्तान जो है वो छाती पीट रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं, सिर्फ इतना नहीं, हिंदुस्तान में भी हैं, भारत में भी हैं। भारत में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो पीएफआई पर प्रतिबंध के समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ तो खुलकर नहीं कर रहे, कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सबूत दिखाइए। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं पीएफआई के खिलाफ सबूत दिखाओ भाई, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत तो उन्होंने ही खोल रखी है। सर्जिकल स्ट्राइक भारत करेगा तो उनको सबूत दिखाने पड़ेंगे सेना को। आज अगर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया तो इस देश की सबसे बड़ी अदालत जो अधीर रंजन चौधरी के घर बैठती है, उनको सबूत चाहिए कि पीएफआई के खिलाफ सबूत दिखाइए। और इसी तरह से जो लोग पीएफआई का विरोध, पीएफआई पर जो बैन का विरोध नहीं कर पा रहे हैं ना, वो पीएफआई को ढक छिप कर सपोर्ट कर रहे हैं। ये ढक छिप कर सपोर्ट क्या होता है? हां, लगा दिया पीएफआई पर, ठीक है, वो तो अदालत में पता चलेगा, लेकिन आरएसएस को क्यों छोड़ दिया? आरएसएस पे भी बैन लगाओ। ये सब कुछ देश में ड्रामा हो रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सिर्फ भारत में ही राजनीति होती है। इसी पर आज हम दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए मैं दिखाता हूं कि पीएफआई पर हुआ प्रहार तो कितने हैं बेकरार, कौन कौन बेकरार है। इनकी बेकरारी देखिए, जरा देखिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था, इमरजेंसी में भी। और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं
सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक बजा बजाते रहते हैं टीवी पर रोज। ये बजा बजा रहे हैं तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है। पीएफआई अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। RSS is spreading communalism, and also minority organization also spreading communalism. This is the very serious situation in the country. Now the Congress party is equally opposing both communal forces. So Government of India banned all the communal forces, those who are spreading communal they are spreading to various kind of communal propaganda and other activities should be banned. PFI is a communal and sectarian organizations. They are spreading communal virus in the country as RSS is doing. There is no difference. One is talking of Islamic State, one is talking of Hindu State. And if you want to ban, you have to ban such other organizations are there. Hindu Sanatan organizations are there. Other communal organizations are there. So you cannot only select one. ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone. ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सुना आपने देश के कर्णधार किस किस तरह के बयान दे रहे हैं पीएफआई का प्रतिबंध लगने के बाद। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो मुस्लिम मौलाना हैं और जो है बहुत देश में बड़ी तादाद में जो मुस्लिम हैं उन्होंने इसका समर्थन किया। वो कह रहे हैं पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया, वो उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में हैं उनको तो अपनी रोटियां सेकनी ही हैं, और इसीलिए बड़ी हैरानी हो रही है कि जहां एक तरफ जो मुस्लिम मौलाना है वो कह रहे हैं पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सही है, वहीं दूसरी तरफ नेता, राजनेता वो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे दो टूक में। मेरा आज का सवाल बड़ा साफ है। मेरा आज का सवाल है पीएफआई पर प्रहार, भारत विरोधियों में हाहाकार, लेकिन भारत के सियासत में जुड़े नेता आखिर क्यों हैं
बेकरार? यही मेरा आज का सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ एसपी वैद्य जी जुड़ चुके हैं। एसपी वैद्य जी फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। आतंकवादी घटनाओं जो होती हैं, तमाम आतंकवादी जो घटनाएं कश्मीर में हुई और बाकी जगह, उनका काफ़ी लंबा अनुभव है एसपी वैद्य जी का। मेरे साथ शक्ति सिंह यादव जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। सैयद जव्वाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, शिवम त्यागी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं शिवम त्यागी आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। ये बेकरारी क्यों है? मुझे लगा था कि सवाल थोड़ा सा लंबा होगा अशोक जी, लेकिन बहरहाल आपने एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आपने पॉलिटिकल लोगों के बयान दिए, ये ऐसा लग रहा है अपने आप में कि ये इस देश की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये जो एक टेररिस्ट ग्रुप था उसके समर्थक और सिंपथाइजर्स के बयान थे। एग्जाम्पल के तौर पर राशिद अल्वी जी का बयान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि मैंने तो पिछले कुछ 5-6 सालों में ऐसा नहीं देखा कि पीएफआई ने कुछ गलत किया हो। शर्म की बात यह है कि वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के रूल्ड स्टेट राजस्थान में अभी करौली के दंगे हुए, बालवाड़ के दंगे हुए, जोधपुर के दंगे हुए, और कमाल की बात यह है कि उन्हीं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि इसमें पीएफआई का हाथ है। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट है, वहां पर जितने दंगे हुए, चाहे वो कानपुर का दंगा हुआ, चाहे वो हाथरस में थोड़ा हंगामा और अनरेस्ट का माहौल बना, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यहां पर पीएफआई का हाथ है। दिल्ली में जब आपने देखा कि सीए एनआरसी का मामला चला और उसके बाद फिर किसान आंदोलन के बाद चला, तो वहां पर भी इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उन्होंने कहा कि पीएफआई का हाथ है। उसके बाद मसला यह निकल कर आया कि जब पीएफआई का हाथ है तो आप इसको बैन क्यों नहीं कर देते? बड़े दिनों से केंद्र सरकार पर इसको लेकर बड़ा क्रिटिसिज्म भी था और उस क्रिटिसिज्म का जवाब यह हुआ कि अप्रॉक्सिमेटली 243 गिरफ्तारियों के बाद पीएफआई को बैन कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आकर कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट आप उसको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर ड्रैकोनियन लॉ लगाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं कर सकते। आई एग्री। 2009 में केरला की सरकार ने, जो कि लेफ्ट की सरकार थी, उन्होंने कहा कि पीएफआई इस देश के लिए खतरा है। मैं आशा करता हूं कि लेफ्ट के नेता तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है। 2013 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कहा कि जो ये पीएफआई है ये इस देश के लिए खतरा है। बहरहाल उसका भी मुझे लगता है प्रतिनिधित्व और उसका भी जो मेन नेता थे, उसके भी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं थे। यहां पर इस देश में एक आतंकवादी संगठन बैन हुआ है। उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उनके ऊपर केरला हाई कोर्ट की टिप्पणी, उनके तमाम वो काम, जोसेफ के वो हाथ काट देना, दिल्ली के दंगों में साथ आना, यूपी के दंगों में आना, राजस्थान के दंगों में आना, तमाम चीजों को प्रोक्योर करने के बाद, क्योंकि कोर्ट में भी केस स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यहां पर एनआईए ने मिलकर इसको बैन कर दिया है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में सारे उसके विक्टिम हैं। देखिए, पीएफआई का विक्टिम लेफ्ट भी है, पीएफआई का विक्टिम कांग्रेस भी है, पीएफआई का विक्टिम बीजेपी भी है, मतलब राज्य सब विक्टिम है। लेकिन जब बात आई उसको बैन करने की और वो बैन हुआ तो वो एक मुस्लिम संगठन हो गया। थोड़े से नाम हैं, समाजवादी की तरफ से एसटी हसन ने इस पर बयान दिया, शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर बयान दिया, कांग्रेस की तरफ से के सुरेश ने बयान दिया, राशिद अल्वी ने बयान दिया, और इसके अलावा एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान दिया। आप तय कर लीजिए, क्योंकि भारत की सरकार तो मुसलमानों को आतंकवादी नहीं मानती। वो तो कहते हैं कि भाई जो इसमें इन्वॉल्व थे वो बैन हो गए और वो ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गई और उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस देश का विपक्ष इस बात को साबित करने पे और बताने पे तुला है कि ये सरकार सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं और सरकार ऐसा मानती है कि यहां कोई मुसलमान संगठन बैन नहीं हुआ है, मुस्लिम संगठन बैन नहीं हुआ है, यहां एक आतंकवादी संगठन बैन हुआ है और यह होना ही चाहिए था। जहां तक 8 साल का सवाल आप शायद मुझसे आगे पूछेंगे, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक डेमोक्रेटिक सरकार के द्वारा अगर बैन किया जाता है और आप लोकतंत्र में रहते हैं तो वो चीजें, वो फैक्ट्स, वो जितनी भी रीडिंग्स हैं उन सबको स्टैब्लिश करना कोर्ट में आवश्यक है। आप उसको बैन कर दें और कल उस पे, जैसे कि संघ पे बैन लगाया गया था, 3 बार कोशिश की कांग्रेस ने और सेंट्रल जो ट्रिब्यूनल था उसने फेंक के मारा उसको और कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। इस तरह से नहीं होना है। अगर एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि जितना वाइड स्प्रेड है, उसको बैन करना था, इससे
बेहतरीन स्टेप आज के समय में इस देश के लिए नहीं हो सकता था। तो इससे बेहतरीन स्टेप नहीं हो सकता था ये कहा जा रहा। हालांकि टाइमिंग को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने अपने सवाल हैं। शिवम त्यागी ने कई नेताओं का नाम लिया, लेकिन एक नेता का नाम जो भूल के मैं याद दिला दूं, क्योंकि मेरे पास उनकी बाइट नहीं थी, नहीं तो मैं चलाता जरूर। और वो जो है वो दरअसल अधीर रंजन चौधरी, वो कहते हैं सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ पीएफआई। तो भैया देश की अदालत से भी बड़े जो है वो अदालत जो है उन्होंने अपने घर पे खोल रखी है कि पहले केंद्र सरकार को उनके पास सबूत लेने, गृह मंत्रालय को पहले सबूत उनको दिखाने थे, राशिद अल्वी को दिखाने थे। लेकिन शक्ति सिंह जी, शक्ति यादव जी माफ कीजिएगा, शक्ति सिंह यादव जी, ये लालू जी का बयान कुछ समझ में नहीं आया। वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो बैन का एक तरह से समर्थन भी कर रहे हैं, पर पीएफआई के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कर सकता कि आपके प्रस्तुतिकरण में ही कई चीजें हैं, वो मैं तो नहीं पूछ सकता। आप एंकर हैं, बोलिए। अगर लालू जी ने साफ ही पीएफआई एक मिनट शक्ति सिंह जी की आवाज, शक्ति सिंह जी एक मिनट, शक्ति सिंह जी आपकी आवाज अगर आप आवाज नहीं जा रही है क्या? शक्ति सिंह जी अगर आप माइक से थोड़ा सा दूर हैं तो थोड़ा माइक पास कर लीजिए ताकि हम दूर में दूर आवाज, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बोलिए बोलिए। आदरणीय लालू जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई इस देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए खतरा है, बैंड करिए। लेकिन अगर उस चरित्र का और संगठन इस देश के अंदर में है, इंक्लूडिंग आरएसएस की बात होगी, बैंड इन्वेस्टिगेशन करिए, जांच करिए। धार्मिक उन्माद हो, भाषाई आतंक हो, नफरत हो, मजहबी दीवार हो, एकता अखंडता के लिए बोले जाने वाले वैसे विषैले शब्द जो समाज में नफरत बोता हो। हम तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा, आरएसएस के संदर्भ में नहीं कहा। सवाल अगर उनके ऊपर एस्टेब्लिश है ये सारी चीजें, तो अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आता है। पीएफआई अगर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, देश की सुरक्षा के लिए थ्रेट, बैंड कर दी। इसी आरएसएस से बैंड हुआ था। अभी साथी कई सज्जन ने कहा कि क्या करके कोर्ट में, कल कोर्ट में क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करता जो जिन एजेंसियों ने जांच की है, रपटे जो सरकार को समर्पित की होगी, तो स्वाभाविक तौर पर चीजें एस्टेब्लिश होता हुआ दिखा होगा। जैसा उन्होंने बैंड ये सारी बातें खुल करके सब लोग कह रहे हैं। एक बात तो जाननी चाहिए ना कि आप अगर इसको मजहब के चश्मे से देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर एक सवाल खड़ा हो। कोई भी अपराधी, कोई भी किसी प्रकार का एंटी नेशन एक्टिविटी में लिप्त व्यक्ति अगर है तो स्वाभाविक तौर पर वो पात्र है सजा के। लेकिन मालेग्राम का जो मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य अभियुक्त छूट जाता हो, उसको महिमा मंडित होता हो, बोटसे की चर्चा करता हो, तो सिरोधार कर लीजिए। हम लोग के इलाके में कहावत है कि अनंत की पूजा होती है तो माथे चढ़ा लीजिए, माथे चढ़ा लीजिए ना, माफी मांगने तो काम नहीं चलेगी। जिनके नाम आज भी ग्वालियर के थानों में मुखबिरी करने के आरोपों में कैद है, अब उसकी चर्चा तो हम नहीं कर सकते, आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी। लेकिन इस देश के अंदर में कोई भी संगठन जो नेशन के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, अब बैंड करो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन आपके जो इरादे हैं, आप जिस रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक इंट्रोगेशन के घेरे में आता है। और आपका स्वाभाविक तौर पर आपके चरित्र जो बताते हैं उसको कमलाइज करना, जाति समझ जोड़ो। अगर किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी जाति में अपराधी अपराध है, अपराधी है तो अपराधी है, वो देश के लिए खतरा है तो खतरा है, कार्रवाई करो। लेकिन दो तरह की नहीं, सब एक ही चरित्र के लोग विश्लेषक दुनिया में बन जाए। बड़ा सीधा सवाल आपसे शक्ति जी एक बात पूछता हूं, क्या ये महज संयोग है या प्रयोग है कि 2008 में सिमी पर प्रतिबंध जो लगा था एक दिन के लिए हट गया था, वो प्रतिबंध जो है, सिमी जो आतंकवादी घोषित संगठन है उस पर एक दिन के लिए ट्राइब्यूनल ने एक दिन के लिए प्रतिबंध हटाया, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इस एक दिन में 24 घंटे के अंदर सिमी के समर्थन में 2 बयान आए थे, और वो एक लालू यादव जी का था और एक मुलायम सिंह यादव जी का था। क्या यह संयोग है या प्रयोग है कि आप सिमी का भी समर्थन करते हैं और उसके बाद जब 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 प्रतिबंध लगता है पीएफआई पर तो आप पीएफआई का प्रतिबंध का समर्थन तो करते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी कह देते हैं कि आरएसएस पे भी बैन लगाओ? अरे भैया, प्रयोग और संयोग की बात तो आप लोग करते हैं, नेशन जान रही है, बताने की हम लोग को जरूरत नहीं है। हम तो सीधी बात करते हैं। आप कई टुकड़े में बात करते हैं, हम लोग 2 टुक बात करते हैं, फर्क इतना ही है। सवाल ये उठता है कि जो चीजें प्रथम दृष्टया में खुलकर के आया, ट्रिब्यूनल ने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, तो तत्कालीन जो सवाल थे उन सवालों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो अपेक्षित थी वो की गई। लेकिन आज के परिवेश में जो सवाल सामने है कि जिस तरह से एक 1.5 महीने के अंदर में जो सक्रियता आई,
हम ये नहीं कहते हैं, अगर 1-1.5 महीने के अंदर में ज्यादा बढ़ा सक्रियता तो सरकार बैठेगी नहीं। लेकिन आज का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, देश भर में अगर पैर पसार गई थी पीएफआई तो आप चुपचाप बैठे क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे 8 वर्षों से? आप क्या कर्नाटका में जो पकड़े गए, कर्नाटका में सामने खुल के गए, तो भाजपा शासित को क्यों दरकिनार करके बात करते हो? आप उसको इंक्लूडिंग करो ना। आखिर वो किसका इंटेलिजेंस फेल है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन है होम मिनिस्ट्री में? सब बना इस तरह से नहीं ना होते क्या? नहीं, दो टूक तो बात यह है शक्ति जी, दो टूक बात यह है कि मेरा सवाल बड़ा दो टूक था, और वो दो टूक सवाल यही था कि भाई ऐसा क्या होता है कि जो लोग सिमी का समर्थन करते हैं वही पीएफआई का के पक्ष में भी बैटिंग करते हैं। ये बड़ा दो टूक था। ये कोई इसमें कोई मजहबी सवाल नहीं है, ये आतंकी सवाल है, ये आतंकवाद से जुड़ा सवाल है। एक मिनट सर, एक मिनट, ये आतंकवाद से जुड़ा सवाल है, इसमें कोई मजहबी सवाल नहीं। मेरे लिए कोई सिमी और पीएफआई किसी मजहब का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नहीं है। ये वो संगठन है जो देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे, इसलिए मैंने बड़ा सपाट सवाल पूछा, दो टूक सवाल पूछा। मैं आगे भी आपसे दो टूक, एक मिनट, मैं आगे भी आपसे दो टूक, एक मिनट रुकिए, क्योंकि शिवम जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर सही जवाब। 10 सेकंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बस एक चीज बता दीजिए, लालू जी के पास वो कौन सा चश्मा है जिस चश्मे से आप और लालू जी देखकर एक साथ कहते हैं कि ये जो धार्मिक सांप्रदायिकता के आधार पर लिया गया फैसला है? मुझे लगता है कि एनआईए के पास तो तमाम वो सबूत हैं, तमाम वो चीजें हैं जिनको उन्हें कोर्ट में जाकर साबित करना है। बहरहाल आप है कि आप एकदम रैंडम जाके बोल देते हैं कि नहीं ये तो संघ को भी बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, पॉलिटिकल नैरेटिव आपके शायद कुछ भी हो सकते हैं, इस देश के लिए तो कम से कम आपको एकता दिखानी ही चाहिए। आप एक चीज बताइए, इन्होंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंगली कि खास तौर पर आप जानते ही हैं अशोक जी किस तरीके से पर्टिकुलरली कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए और शायद आपको ये बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं। लालू यादव जी भी उसी भ्रष्टाचार में से एक हैं भाई। उनकी जाति और धर्म क्या है ये देश को जानने और बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में अगर किसी ने भ्रष्टाचार, देश के साथ वादा खिलाफी, देश के साथ धोखाधड़ी, देश के साथ गद्दारी की है, तो चाहे वो यादव हो, त्यागी हो, श्रीवास्तव हो, खान हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। ये अब अपीजमेंट वाली सरकार नहीं है, जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। और जो जेल जा चुके हैं वो तो इस पर बात ना करें। ओके, ये बहस दूसरी जगह ना, ठीक है, आपने उदाहरण के लिए दिया। मैं शक्ति जी आता हूँ, एक मिनट शक्ति जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, शक्ति जी आ रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, आप इस तरफ से आप एक बात सुन लीजिए ना अशोक जी, हम कोई डिबेट को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी की जो बातें हैं और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उसमें कई रंग और भेद मिला हुआ जहर है। मैं ये नहीं कह सकता कि देश के प्रधानमंत्री पर किस तरह के आरोप लगे थे, खत्म है। देश के गृह मंत्री के ऊपर किस तरह के आरोप लगे थे, दोनों खत्म है। अब सुन लीजिए ना, लालू जी फ्रेम्ड है। अरे सुन लीजिए सर, आर्ग्यूमेंट गलत है ना आपका, मैं सुन लेता। आर्ग्यूमेंट सुनो यार, आर्ग्यूमेंट गलत है आपका, मैं सुन लेता। दो लोग जो बरी हो चुके हैं और एक जो कन्विक्ट है। ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 का वायलेशन करके किसने सजा? एक मिनट रुकिए, शक्ति जी एक मिनट रुकिए, शक्ति जी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। शक्ति जी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आरोप शक्ति जी दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। शक्ति जी एक मिनट, शक्ति जी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जिस पर आरोप लगा, जिस पर अदालत में आरोप साबित हुआ, दोनों में फर्क है। और मैं एक बात सिर्फ मैं दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, बार बार बताना जरूरी है। ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई जो पीएफआई के लोग थे वो तो कहीं शामिल नहीं है, उनके ऊपर अदालत का कोई फैसला नहीं आया। तो मैं ये बार बार बता रहा हूं कि पीएफआई के 400 से ज्यादा कैडर जो है वो बाकायदा फ्रेम हुआ अदालत के द्वारा। 400 से ज्यादा पीएफआई के कैडर जो हैं वो अदालतों ने कहा है कि ये कन्विक्टेड हैं, देश की अदालतों ने उनके खिलाफ। अब ये अलग बात है कि आप एक अदालत का फैसला आने के बाद दूसरी अदालत में जाएंगे, वो आपको कानूनी लड़ाई लड़ने का हक है, लेकिन आरोप लगना, अदालत में साबित होना और बाकी चीजों में होना फर्क है। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये सवाल सिर्फ कोई धार्मिक चश्मे से, मजहबी चश्मे से प्लीज इसको देखने की कतई जरूरत नहीं है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अशोक जी, सुरक्षा पर किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता देश के साथ, उसमें खिलवाड़ नहीं। लेकिन जिन रेपिस्टों को सरकार ने छोड़ा है वो तो बड़ा तगमा वाले लोग हैं, जिसको न्यायालय ने सजा मुकर्रर की थी, उसका पैरोकारी करिए, उसका महिमा मंडन करिए ना, उसका महिमा मंडन करिए, माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में निकल करके मत माफ करिएगा, मैं वो चीज नहीं कहना चाहता, क्योंकि डिबेट का प्रसंग आपका पीएफ से जुड़ा हुआ। पीएफआई अगर देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए खतरा है, बैंड करो, कौन रोक रहा है?
हमने तो कहा ही, लेकिन अगर उसी चरित्र का कोई और संगठन है जिस पर बैंड लगे सर हैं, तो उसी आधार पे शक्ति जी उसी आधार पर अगर लालू जी को लगता है आरएसएस एक ऐसी संगठन है, अरे बिहार में आपकी सरकार है, कांग्रेस आरएसएस पे बैन लगाने की बात कर रही है, आप कर रहे हैं, लगा दीजिए ना बिहार में आरएसएस पे लगा दीजिए प्रतिबंध, आपकी सरकार है। वो अलग बात है कि नीतीश जी के लोग कह रहे हैं कि वो पीएफआई पे प्रतिबंध सही है। अगर आपको लगता है आरएसएस जो है पीएफआई जैसी आतंकी संगठन है तो बिहार में लगा दीजिए प्रतिबंध। आप अदालत में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको छठी का दूध याद आ जाएगा जब एक बार बैन लगाइए। एक मिनट रुकिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, सैयद जवाद और एसपी वैद जी के पास भी जाना है। एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब के और सैयद जवाद जी के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम बात कर रहे हैं। पीएफआई को पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, पीएफआई पर हुआ प्रहार तो भारत विरोधियों में हाहाकार। पाकिस्तान को बड़ी चिंता है। पाकिस्तान इस मामले को लेकर बाकायदा लगातार पाकिस्तान के अलग अलग ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में। और इधर भारत में कुछ लोग बेकरार हैं, कुछ लोग खुलकर पीएफआई के लिए को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कवर फायर दे रहे हैं, कुछ बहाने लगाकर पीएफआई को कवर फायर दे रहे हैं, एक ऐसे संगठन को जिसका मुख्य उद्देश्य
भारत में आतंकवाद फैलाना, भारत की शांति भंग करना था। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। एसपी वैद्य जी पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक, और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं। एसपी वैद्य जी, आप इस फैसले को कुल मिलाकर कैसे देखते हैं? लेकिन प्रतिबंध तो लगा, लेकिन अभी सवाल यह है कि सुरक्षा के हिसाब से हम देखें तो बड़ा जरूरी है कि यह प्रतिबंध जो है वो स्थायी हो, और यह भी ना हो कि सिमी जो है वो पीएफआई बन गया, पीएफआई कुछ और ना बन जाए। ये सब चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं हम? अशोक जी बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस तरह सिमी से पीएफआई बना, ऐसे पीएफआई से कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ना पैदा हो जाए। इसीलिए जरूरी था कि सिर्फ बैन करने से आप सलूशन नहीं निकाल सकते, इसलिए जरूरी था इस पे पूरी जो इन्वेस्टिगेशन के तहत इसके जितनी इनकी गतिविधियां हैं, इनके खिलाफ सबूत हैं, वो सारे इकट्ठे किए जाएं, ताकि ये स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी देशवासी मानते हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ एजेंसियां या स्टेट किसी को ये पर वो नहीं कर सकती, एक्यूज डिक्लेयर नहीं कर सकती या उसको सजा नहीं दे सकती जब तक अदालत ना दे, और अदालत तथ्यों के आधार पर करती है, एविडेंस के आधार पर करती है। इसीलिए बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट हम सबको भारत में ये फीलिंग हो रही थी कि इतनी देर सरकार क्यों लगा रही है, और बहुत सारों ने सरकार पर सवाल भी उठाए। लेकिन आपको जब आप खुद जानते हैं कि किस तरह से इसके इंटरनेशनल कनेक्शन थे, अब वो चाहे टर्की हो, पाकिस्तान जहां आप कह रहे हैं बहुत पीड़ा उनको हो रही है, चाइना फंड से फंडिंग आती थी, मिडिल ईस्ट से आती थी, और बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत एक महाशक्ति बने, जो हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अगले 25 साल में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो उस तरफ जो मार्च है इंडिया का, जाहिर है वो बहुत सारी ताकतों को मंजूर नहीं है कि भारत एक ग्लोबल पावर बने, तो उसको तोड़ने की एक साजिश के तहत ऐसे संगठनों को फंडिंग की जा रही थी। और इसमें इनका आपने देखा ही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक था, आईसिस से था, अलकायदा से था, बांग्लादेश की एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ लिंक था। ये सारे कोई तथ्य होंगे, सबूत होंगे जो अदालत के सामने पेश किए जाए, ना कि अधीर रंजन जी के पास पेश किए जाएंगे। अल्टीमेटली अदालत को ही ये देखना है कि इनके खिलाफ क्या सबूत हैं, किस तरह से कितनी वायलेंस के इंसिडेंट में पीएफआई का नाम पाया गया, कम्युनल राइट्स जहां जहां हुए उसमें पाया गया। इन सारी चीजों का सबूतों के आधार पर ही अदालत में इनके खिलाफ केसेस चलाए जाएंगे। सिर्फ बैन से इसका मसला हल नहीं होता, इसीलिए जरूरी था कि सारी एविडेंस लेकर, जिस तरह से इनके सारे दफ्तरों को सील किया गया, इनके कार्डर्स को अरेस्ट किया गया, इनकी जो फंडिंग चैनल्स थे उनको फ्रीज किया गया, उनको इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, उसके बाद बैन लगाया। ये बहुत जरूरी था। सिर्फ बैन जिस तरह सिमी पर लगाया था उस तरह से वो तो दिखावा हो गया, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं समझता हूं इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत थी। हालांकि बहुत लेट हुई, काफी टाइम लगा, लेकिन हुआ बहुत अच्छा मैं समझता हूं। और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। जहां तक मेरी समझदारी, मेरी जानकारी जाती है, उसके मुताबिक जो भारत में मुस्लिम तबका है वो मेजॉरिटी लोग बहुत खुश होंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते उनके बच्चे टेररिस्ट बने, आईसिस ज्वाइन करें, रेडिकलाइज हों, हथियारों की ट्रेनिंग लें, कम्युनल राइट्स करें, हिंदू मुस्लिम फसाद करें, प्रोफेसर यूसुफ का हाथ काटें या कोयम्बतौर ब्लास्ट करें या पुलिस स्टेशन जलाएं बेंगलोर में। बहुत सारे, मैं कितने नाम लूं, कसौली में वायलेंस हो, रामनवमी के यहाँ सदियों से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते आए हैं, कोई भी नहीं चाहता, कोई सेंसिबल मुस्लिम नहीं चाहता, वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और सीईओज बनाना चाहते हैं। तो
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए आपने देखा बहुत सारे मुस्लिम संगठनों से इसका स्वागत हुआ। कुछ ही लोग हैं जो अब वो हैदराबाद के हमारे मित्र हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, उनको हर चीज में पेट में गड़बड़ हो जाती है, तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। इतना वो क्यों चाहते हैं, उनकी शायद इसमें राजनीति चलती है, जब वोट बैंक चलता है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और इसका वेलकम करना चाहिए और मिलकर सबको। बाकी अगर कोई ये समझता कि पीएफआई पर बैन करने से मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता ये सही है। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसका वेलकम किया है और हमें मैं दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी कि सामने शेर आया घोड़े ने आंखें बंद कर ली, तो उसका मतलब नहीं कि शेर नहीं है। तो जैसे अलवी साहब कह रहे थे, कांग्रेस के लीडर, कि हमने तो पिछले 5-7 सालों में कुछ देखा नहीं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पूरी दुनिया ने देखा क्या क्या पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पाई गई, और वो कहते हैं हमने कुछ देखा ही नहीं। ये बड़ी हैरानगी की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की बयानबाजी करना समझ में नहीं आता। मतलब वो देखते क्या, अखबार पढ़ते हैं, कुछ अगर रिसर्च करते तो फिर समझ में आता उनको पिछले कई सालों में किन किन के बयान हुए हैं। एक एक तथ्य हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, कुछ का जिक्र भी हुआ। पर सैयद जवाद जी, आप क्या वेलकम करते हैं इस फैसले का? नहीं, देखिए, मैं बार-बार इस चीज पे कह रहा था, चलिए कुछ तो असर होता है। सैयद जवाद जी की आवाज नहीं आ रही भाई। मैं बार-बार, हेलो जी, आ रही है आवाज सर? जी आ रही है। अगर मेरा पैनल सैयद जवाद जी की आवाज थोड़ा ठीक कर दे ताकि मैं उनको ठीक से सुन पाए। बोलिए सैयद जवाद जी। देखिए क्या है श्रीवास्तव साहब, कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है बोलने का। कि मैं काफी दिनों से कह रहा था कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात, मैं आज एक बड़ी पैनल के अंदर बड़ी गौर से श्रीवास्तव साहब कर रहा था, अगर मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, मैंने बड़ी जगह डिबेट करी और साहब आज सरकार ने बड़ा एक कारनामा करके दिखाया, एक बड़ा छक्का मार करके दिखाया है। लेकिन उसी सरकार के भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन डिबेट से नदारत है, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसी क्या बात है? मैं जितनी डिबेट में गया मिला नहीं। यहाँ पर हमारे शिवम भाई है, बहुत अच्छा बोलते हैं, विद्वान लगते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी। लेकिन बरस मैं इसकी दूसरी बात भी करता हूं। आज देखिए क्या है, आप इसको आतंकी संगठन बता रहे हैं, हो सकता हो एनआईए ने जांच करी, इसकी तो सबूत मांगे होंगे जिसके बिहार पे प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इसके बरस दूसरी चीज, अगर ये कोर्ट में जाकर के साबित ना हो पाए तो फिर क्या होगा, क्या जवाबदेही बनेगी? उसका मैं रीजन बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है वो डिबेट के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं और पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि कर्नाटक के इनके गृह मंत्री कहते थे कि हम पीएफआई के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देखिएगा जाकर के साउथ के अंदर जब ये जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अभी तक खाता उस तरीके से नहीं खुला हुआ है जिस तरीके से वो जानते हैं। और विपक्ष जिस तरीके से लामबंद हो रहा है, चाहे आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, चाहे बिहार के अंदर देखिए, फिर आप देखिए पंजाब के अंदर, फिर आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से एनडीए के घटक दल तोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। मुझे इसमें सियासी तौर पे भी चीजें देखना पड़ेंगी, क्योंकि मैं पक्षपात होकर के एक तरफा बात नहीं करूंगा। जिस तरीके से एनडीए के घटक दल छोड़ करके चले जा रहे हैं, 2024 में इनको पता है कामयाबी नहीं बनेगी। तो साउथ के अंदर किस तरीके से ध्रुवीकरण करा जाए, उसके ऊपर भी एक पस मंजर है। अब आ जाइए स्टेट इलेक्शन के ऊपर। गुजरात के अंदर एक इलेक्शन है, उसके बाद कर्नाटका के अंदर भी साल भर के अंदर इलेक्शन है, तेलंगाना के अंदर भी इलेक्शन है। मैं आशा ये करता हूं सरकार से और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करें। अगर पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन कट्टरता है, मैं मानता हूं कट्टर ऑर्गेनाइजेशन में कभी ऐसी कट्टरता की मानसिकता के लोगों को सपोर्ट नहीं करता। जो लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो इस देश के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते, और वो लोग भी कभी कामयाब नहीं हो सकते जो भारत जैसे सेकुलर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब रही बात, शिवम त्यागी साहब ने एक बात कही थी, बहुत आप मुझे पता है, शिवम त्यागी साहब ने बात कही थी कि आरएसएस के ऊपर बैन लगा। साहब, आरएसएस के ऊपर बैन लगा, 2 साल के लिए बैन लगा और 3 बार इस जगह बैन लगा। और उस वक्त आपको पता है कि क्या कहा था उस वक्त की प्रधानमंत्री ने कि आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देश
विरोधी गतिविधियों में मुलव्विस है, इसीलिए हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा चलिए ठीक है, लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही और तमाम पॉलिटिकल लीडर देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगा दी जाती हैं। अगर टेरर फंडिंग की बात है, मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं कि टेरर फंडिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2016 के अंदर जब नोटबंदी करी गई थी और ये कहा गया था कि वही सेम चीज आ गई। आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर आ गए। मेरा उद्देश्य आज पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं था। आप लोग मैंने तो आज इसलिए कांग्रेस को भी नहीं बुलाया, बीजेपी तो मैंने आज संपर्क नहीं किया, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन मैंने ना बीजेपी को संपर्क किया ना कांग्रेस को संपर्क किया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मैं चाहता, लेकिन मैं इसमें, लेकिन आप उसी पॉलिटिकल एजेंडे पे पहुंच गए कि बीजेपी ने कहा था आतंकवाद बंद हो जाएगा, ये नोटबंदी से क्या हुआ, तो उसमें मत जाइए। मेरे जो मूल विषय उस पर रहिए। आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी आप घुमा फिरा के आप क्योंकि इफ एंड बट के साथ स्वागत कर रहे हैं, इसलिए जब आप स्वागत करते हैं तो फिर कई बार आशंका होती है, शंका होती है कि भाई खुलकर स्वागत करने में हर्ज क्या है। शिवम त्यागी, देखिए जवाद जी, अब जवाद भाई, अब सुनिए, आपने बोल लिया, आप फिर से बोलिएगा। देखिए इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनका एक आर्ग्यूमेंट कश्मीर था, दूसरा कन्याकुमारी। इन्होंने कहा पहली बार में कि ठीक है मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरीके से इस देश में सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है और एनडीए के जो घटक दल हैं वो टूटकर जा रहे हैं, इस वजह से शायद किया हो। अशोक जी मुझे गलत सही कीजिएगा, अगर इसलिए करना होता तो एसडीपीआई को करते ना बैन, फिर पीएफआई को बैन करने की क्या आवश्यकता थी? तो मुझे लगता है इसका तो कोई तर्क ही नहीं है। अब ये बिल्कुल कुतर्क है। अब दूसरी बात पर प्लीज पीछे से मत बोलिए ना, कोई लाभ नहीं है इस बात का। दूसरा, आप इसको ध्रुवीकरण की तरह देख रहे हैं, अब इनका इसका प्लीज बीच में नहीं ना, बीच में ध्रुवीकरण है, बीच में नहीं मेरे भाई, बीच में नहीं। अरे रुकिए ना प्लीज, इसका आप इसका दूसरा एंगल कहेंगे इसको पॉलराइजेशन करना है, पॉलराइजेशन करना है, और आपको लगता है कि भाई पॉलराइजेशन करना है, तो मुझे लगता है उसके लिए बैन करने के लिए इस देश में बहुत सारे और संगठन हैं जो खास तौर पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यूडीएफ, बदरुद्दीन अजमल और सिद्दीकी, बंगाल से तमाम वो लोग हैं, उनको करते, एक बार करने की जरूरत है, पॉलराइजेशन हो जाता है। बीच में मत बोलिए। अरे भाई एक मिनट, मैं एक बार मुझे मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग इस पीएफआई को लेकर के इतने इफ एंड बट लगा रहे हैं, मुझे कई बार हैरानी होती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, रुकिए एक मिनट, मैं सिर्फ पीएफआई के, मैंने पिछली बार भी दिखाए थे, एक बार मैं फिर पीएफआई के पब्लिकेशन दिखा रहा हूं। आप किसी भी संगठन का जो पब्लिकेशन होता है ना, वो उसके चेहरे होते हैं, पता चलता है, उसकी सोच पता चलती है। आप पीएफआई के पब्लिकेशन देखिए, तस्वीरें किन किन की लगी है। ये कौन है? ओसामा को शहीद बताया, ओसामा बिन लादेन, शहीद ओसामा बिन लादेन। पीएफआई के पब्लिकेशन में ये कौन है? ये भारत की संसद पर हमला करने वाला आतंकी अफजल गुरु, उसको शहीद बताकर उनके पब्लिकेशन में तस्वीरें छापी जा रही हैं। तो सवाल है कि मानसिकता तो दिखती है। आप सबूत एनआईए जुटा पाएगा, कितने जुटा पाएगा, कोर्ट में रख पाएगा, ये एक सेकेंडरी चीज है। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मैंने इसके पब्लिकेशन में तस्वीरें देखी, उस दिन से मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है और मेरा सब कुछ कहता है कि ये आतंकवाद के पोषक हैं, ये आतंकवाद की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जिनको ओसामा बिन लादेन शहीद नजर आता है, जिनको भारत की संसद पर हमला करने वाला शहीद नजर आता है। उसके लिए किसी इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर उसका विरोध करने पर भी, उसके प्रतिबंध का समर्थन करने पर भी इतने इफ एंड बट लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग इफ एंड बट लगा रहे हैं उनको भी लगता होगा ओसामा बिन लादेन शहीद है, उनको भी लगता होगा कि भारत की संसद पर हमला करने वाला शहीद है। तो ये सोच से कब बाहर आएंगे भाई? हम इस सोच से कब बाहर आएंगे? और मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस पर सवाल उठाइए, ठीक है, नहीं उठाएंगे, जवाब उसका आरएसएस पर सवाल उठाइए। आपको लगता है आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दीजिए? बिहार में तो एक मिनट शिवम जी, शक्ति जी, बिहार में तो आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके पास है, लगा दीजिए आरएसएस पर प्रतिबंध। अशोक जी, मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ मेरी बात का। सवाल है, आपने कहा कि बीजेपी को नहीं बुलाया, कांग्रेस को नहीं बुलाया, इस पैनल में आपको लगता है कि बीजेपी को बुलाने की जरूरत है? नहीं। हम एक बात का समर्थन करते हैं एक्स डीजीपी साहब का, बहुत दिवाकी तरीके से। मुझे एक बात और लगती है सर, एक बात और लगती है सर, आगे आप बोलिएगा। अब आपने क्योंकि मेरे डिबेट की आपने क्योंकि मेरे डिबेट की पक्ष मेरे डिबेट की निष्पक्षता पे सवाल उठा दिया, तो मैं ये भी बोल देता हूं, जैसे बीजेपी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, मुझे लगता है कि पीएफआई के भी किसी आदमी को बुलाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। मुझे यह भी लग रहा है पीएफआई के किसी
जो है बाशिंदे को यहां पे कैडर को बुलाने की जरूरत नहीं थी, उसका पक्ष रखने वाले बहुत हैं। अब आप बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बातें कही है और सब चीजें जो उगलना था आपने उगला है, उगलना भी चाहिए। एक बात अपने साफ तौर पे जिन लोगों ने, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि PFI पर प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए। हमने इस बात का कभी जिक्र नहीं कहा, मैंने लगातार कहा और सुबह से ही कहा। अब पूरे चैनल को उठा के देख लिया, हमने कहा कि जिन एजेंसियों ने जांच की है, जो रफ्ते समर्पित की है सरकार को, अगर वो प्रथम दृष्टया में एंटी नेशन लगता है और लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों से कोई प्रेम नहीं हो सकता है। अब बैंड कर दो। हमने कहा कि बैंड आप मत करो, करिए, करना ही चाहिए। लेकिन सवाल है कि इतना दिन क्या कर रहे थे? जब आपके पार्टी के ही लोग डिफरेंट स्टेट में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उस समय आपको सोचना चाहिए था। उस समय तो आप चुप्पी साध गए। आपने जब भी किया, ठीक है, आपको लगा कि अभी मौजूद है और मौजूद परिस्थितियों में करना ज्यादा श्रेयस्कर प्रतीत होता है, तो आपने किया। हम उसके किए गए कार्यों पर कोई, लेकिन जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे को बड़ा महिमा मंडित कर, बड़ा अच्छा लोग है, उस संगठन का तो बड़ा नाम लेना चाहिए। वो तो देश हित का सवाल है। आपके लिए भी देश हित का सवाल हो सकता है, हमारे लिए दोनों मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे को मत घसीटिए इसमें। और जब आप RSS के, जब आप नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, एक मिनट, आपने मेरे को फिर घसीटा। शक्ति जी, आपने मेरे को घसीटा, इसलिए मैं एक बात कर दूं। फिर बात आपने मेरे को घसीटा ना, आप मेरे को घसीटा। आप लगातार यही निर्बाधता पर जब सवाल खड़े होते हैं, क्या प्रतिक्रिया सुन लीजिए। आपको जो बोलना है बोलिए, मुझे कोई बोलिए, चलिए ठीक है, उसके बाद सुनने का मादा रखिएगा, बोलिए। तरीके से करना चाह रहा हूं, बोलिए। अच्छा, आप ये बहम निकाल दीजिए, मैं कड़वी से कड़वी बात सुनता हूँ। चलिए, और मैं यही काम डेली करता हूँ, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं होती है। अपनी बात मैं रख रहा हूँ। हम तो एक लाइन में कहा कि कोई भी संगठन इस देश के लिए खतरा है, नेशन के लिए खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हमको एक रुपया चाहिए। हम ये कहां करेंगे PFI पर आप मत करिए, कर दीजिए ना। क्यों रहेगा भाई? क्यों पाल पोसते इतने दिन से रखे थे? क्यों आप फंडिंग पर आपका ईडी क्या कर रहा था इतने दिनों से? इसके फंडिंग आखिर इतना बड़ा क्यों गया? कार्रवाई चल रही है, प्लीज। क्यों शक्ति जी, आप पढ़ा के नहीं आए, कुछ भी ऐसे ही बोल दे रहे हैं लालू जी की तरह, बड़े सम्मानित हैं वो। अब SP वैद जी को सुना था? 2000 सुनिए। शक्ति जी, आपने SP वैद जी को सुना था? अभी SP वैद जी को सुना था आपने? SP वैद जी को सुना था शक्ति जी आपने? अभी SP वैद जी को सुना था? मैंने दूसरी बात मुझे ये बताइए, चारा घोटाला कब हुआ था और लालू यादव जी को सजा कब हुई थी? ये मुझे बताइए सर। शक्ति जी, चारा घोटाला किस साल में हुआ था और लालू जी को अदालत ने सजा कब दी थी? मुझे दोनों साल बता दीजिए, आपके सवाल का जवाब उसी में बताइए। चारा घोटाला कब पकड़ में आया था और लालू यादव जी को सजा कब हुई थी? आप सुन लीजिए ना, बताइए। सुनिएगा तो बताएंगे। बताइए। 1974 से शुरू हुआ, 1974 लालू प्रसाद जी शुरू हुआ एक्सेस विड्रॉवल का मामला है। सजा कब हुई लालू जी को? समिति का लालू जी को अदालत में सजा कब दी? आप सुनिएगा। अरे आप कांग्रेस घसीटना चाह रहे हैं ना, आप अस्थिर रहिए ना, हम जानना चाहते हैं। सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए, 13 की बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों 9 की 13 की बात कर रहे हैं भाई? आप सुन तो लीजिए पूरी बात। अब लालू प्रसाद जी की सजा, जिस 563 पृष्ठ के जजमेंट में जो आर्गुमेंट दिए गए और जो उसमें प्ली लिया गया 120V का, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो ये नहीं पूछ रहे हैं, तो आप समझ ही नहीं रहे वो पूछ क्या रहे हैं। सर, मेरा सवाल बड़ा 2 टूक था, अब आप 6 टूक में चले गए। मेरा सवाल बड़ा 2 टूक था। आपने कहा PFI को पाल पोस रहे थे, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, चारा घोटाला कौन से साल में हुआ था? लालू यादव जी को सजा कब हुई थी? और एक तरफ, और आपके तर्क के हिसाब से मैं एक और जवाब दे देता हूं। सर, अब सुन लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए सर, ये एक तरफा डिबेट नहीं है ना, अब आप भी सुन लीजिए। आपने मेरी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए, मेरे प्रोग्राम की, अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, अगर आज लालू यादव कह रहे हैं, आज अगर कांग्रेस कह रही है कि RSS एक आतंकी संगठन है, उसमें बैन देना चाहिए, तो सवाल उठता है कि 10 साल तक आपकी केंद्र में सरकार थी, आपने RSS पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? आज बिहार में आपकी सरकार है, आज आप क्यों नहीं लगाते RSS पर प्रतिबंध?
क्यों आप पाल पोस रहे हैं आरएसएस को बिहार में? क्यों आपने 10 साल तक, जब यूपीए की सरकार थी जिसमें लालू यादव मंत्री थे, कांग्रेस के नेता मंत्री थे, क्यों नहीं लगाया आरएसएस पे प्रतिबंध? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपके पास सबूत नहीं थे। और आज अगर एनआईए ने कार्रवाई की इसलिए की है क्योंकि एनआईए के पास सबूत है। तो सबूतों से मुंह मत मोड़िए, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए सर। मैं इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं, सैयद जवाद मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद, इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। धागा खोल दिया सर। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव, और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम PFI पे जो प्रतिबंध लगा उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे, शिवम त्यागी, SP वैद्य, शक्ति सिंह यादव और सैयद जवाद मेरे साथ। जवाद साहब आऊंगा 1 मिनट में, जरा SP वैद्य जी का एक रिएक्शन ले लो। SP वैद्य जी, अब तक जो हुआ वो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या, क्योंकि आप तो कश्मीर में रहे हैं, मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहता और मैं उसमें नहीं डालना, लेकिन आपको कई बार हैरानी होती है एक सुरक्षा के लिए, जो लोग भारत की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते हैं, और जब वो देखते हैं आतंकवाद जैसे मसलों पर भी देश में जब राजनीतिक पार्टियां बिखरी हुई नजर आती हैं, कोई आपको परेशानी होती है, चिंता होती है? हर सिपाही को होती, हर फौजी को, हर पुलिस वाले को, हर CRP वाले को, हर ITBP वाले को, BSF वाले को होती है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो भी उनका एजेंडा है वो जरूर करें, लेकिन जहां आतंकवाद से लड़ने का सवाल है, जहां देश विरोधी ताकतों से लड़ने का सवाल है, तो एक जवान ये उम्मीद करता है कि मैं कुर्बानी दे रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं जिस देश के लिए, वहां के जो नेता हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो उनसे उम्मीद करता है कि वो उनको उनका अच्छे काम को हर नेता सराहेगा, उनकी जो लड़ाई है आतंकवाद से उसमें उनका साथ वो हर नेता देगा,
तो जो जनरली मिलता भी है बहुत, लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं उससे डिमोरलाइजेशन भी होता है, ये सही बात है। आप अगर किसी से भी पूछें वो उसका इफेक्ट जो हमारे जवान हैं, चाहे पुलिस के हों, फौज के हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, उन पर पड़ता है, उन पर पड़ता है। ये बात तमाम राजनीतिक पार्टियों को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हमारी जो है राजनीतिक जो स्कोर पॉइंट करने की कोशिश करते हैं उसका असर देश की सुरक्षा बलों के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। कम से कम ऐसी चीज़ों में हम अगर राजनीतिक रूप से एक साथ आवाज़ दें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक आतंकवाद जैसे मसले पर एक प्रभावी लड़ाई लड़ पाएंगे। सैयद जवाद जी, कुल मिलाकर अब आपको अभी लगता है कि ये मामला अभी कोर्ट में चलेगा, बहुत कुछ इसमें अभी साबित होना बाकी है, तो आपकी मुख्य चिंता क्या, आपकी चिंता क्या ये है कि अगर अदालत में जांच एजेंसियां अपने सबूत नहीं हम साबित कर पाई तो फिर एक जो है एक ऐसे संगठन को हम जो है सजा दे देंगे जो सजा का हकदार नहीं है? आपकी चिंता मुख्य रूप से ये है क्या? नहीं, मेरी चिंता ये नहीं है साहब। देखिए, मेरे लिए मेरा मुल्क बड़ा है, ना मेरे लिए कोई पार्टी बड़ी है ना कोई संगठन बड़ा। जब मुल्क की बात आएगी तो हम भारतीय हैं। मुझे आपकी भारतीयता पे शक करने की जरूरत नहीं है और आप मेरा जो है भारतीयता के ऊपर शक ना करें। जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप मेरी जबान मत पकड़िएगा, विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, जो सेंट्रल एजेंसी है जिस तरीके से लगातार जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ जो भी सरकार से कठिन सवाल कर रहा है, जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, वो आप उसको एक कैटेगरी के अंदर खड़ा कर देते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ श्रीवास्तव साहब, तो हमने देखा कि बहुत से लोग जो है आकर के कहने लगे कि भाई ये खालिस्तानियों का मूवमेंट है, ये खालिस्तानी, ये किसान नहीं बैठे हैं, खालिस्तानी है, और तमाम ये प्रोपेगेंडा चलाया कि खालिस्तानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने उन्हीं के कहने पे जब 700 किसान शहीद हो जाते हैं, मेरे नजर में शहीद है, आप देखिए इतना बड़ा मूवमेंट साल भर तक चला और 700 किसान शहीद होते हैं। इस चीज को आप हल्के मत लीजिएगा। उसके बाद सरकार ने अपने 3 फैसले कानून वापस किए। मेरी चिंता यह है, मेरे मुल्क की चिंता है कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेगी, नहीं बनेगी। इसी देश के अंदर, इसी संसद के अंदर इमरजेंसी भी पारित हुई थी साहब, तो क्या आज हम उसको सही घोषित कर दें? उस वक्त की मौजूदा सरकार ने जब लगाई थी, तो हर चीज सरकार के कहने से या नहीं कहने से सही और गलत नहीं होगी। मेरी चिंता यह है जो हमारी संस्थान है, इसमें आपको भी साथ देना पड़ेगा, चाहे उसमें जो है आपकी मीडिया कर्मी हो। जिस तरीके से एक तरफा अगर आप कार्रवाई करते हैं उससे मन में शक पैदा होता है। बिल्कुल कट्टरवाद के पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देशवासियों को, आप एक बात में फिर 2 जबान बोल रहे हैं, 2-3। मैं तो सुनिए सर, सैयद जवाद जी सुनिए, मैं ईडी और सीबीआई के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। उनकी जो लड़ाई है, वो लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको आप राजनीतिक रूप से लड़िए। सुनिए सर, सुनिए, एक मिनट सुनिए, उसको आप राजनीतिक रूप से लड़िए, आप उसके ऊपर जो है सवाल उठाइए, पॉलिटिकल पार्टियां उस पर डिबेट करें, संसद में बहस हो, सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर आप उसको कोर्ट में लड़िए, किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप एनआईए से कहते हैं कि सबूत दीजिए, कि हमको जो है सबूत दीजिए कि ये आतंकी संगठन है, और जब आप भारत की सेना से कहते हैं कि आप हमको सबूत दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आप तब मुझे लगता है कि आपकी नीयत में खोट है। मैं आपकी नीयत मतलब उन लोगों की नीयत में खोट है जो लोग सेना से, जो लोग एनआईए क्या है, एनआईए एक ऐसी, एनआईए क्या है सर, एनआईए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकी गतिविधियों से, भारत में जो आतंकी कौन नहीं जानता दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, भारत निशाने पर रहता है। एनआईए वो संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों से भारत को फैलने से रोक रहा है, लड़ रहा है। जब आप उसकी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है, तब मुझे आपकी मंशा पर, यानी कि जो लोग सवाल उठाते हैं उनकी मंशा पर शक होता है। शिवम त्यागी, आखिरी कमेंट है। देखिए, मैं अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं सर, 10 सेकंड अब अगले शो में लीजिएगा, अभी रुकिए जरा। मैं नहीं, अरे रुकिए, रुक जाइए, आपने अपनी बात कह ली, मैंने कह दिया। अब आप अपने राजनीतिक टिप्पणी ना करें, मैंने बड़ा साफ कह दिया। आप सीबीआई ईडीआई पे कार्रवाई के सवाल उठाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आप एनआईए, भारतीय सेना से सबूत मांगेंगे तो मैं कहूंगा कि हां, आप जिधर खड़े हैं बहुत गलत खड़े हैं। शिवम त्यागी, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर यही प्रूव करने के लिए कोर्ट में प्रूव करना है, इस वजह से ये इंतजार किया जाए, इस तरीके से देखा जाएगा चीज, तो कल आने वाले समय में कोई भी एजेंसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने से पहले डरेगी कि भाई हमें कल को प्रूव भी करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो इसका फायदा ले लेते हैं, कहते हैं कि अभी प्रूव ही नहीं हुआ है तो हम उनको कैसे आतंकवादी मान लें। बहरहाल वो खतरा तो है ही। दूसरी बात यह भी है, अगर मैं छोटी सी बात करूं, बार बार संघ को लेकर उन्होंने कहा गया, 4 फरवरी 1948 में संघ पहली बार बैन हुआ, 13 जुलाई 1949 में उसका बैन हटा दिया गया, सरदार वल्लभ भाई
भाई पटेल के पास ऊपर किस तरीके का प्रेशर था नेहरू जी की गवर्नमेंट का, मैं उसके लिए आपको कुछ किताबें भेज दूंगा। दूसरी बार जब उन पर बैन हुआ वो एजेंसी, वो इमरजेंसी के दौरान हुआ, आप जानते ही हैं इमरजेंसी में कौन कौन बैन हुए। और तीसरी बार बाबरी विध्वंस के बाद। जहां तक बात इसका मामला है, आप इसको संघ से बिल्कुल भी पैरेलल खड़ा करने की कोशिश ना करें। ये आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को गिरफ्तार करना और बैन करना एक सरकार की और एक नेशनल एजेंसी की ड्यूटी भी है। ओके, और अंत में सिर्फ एक बात कह दूं, सवाल आज जो लोग कह रहे हैं कि पहले अदालत में प्रूव कर दीजिए, सवाल है अदालत प्रूव कर देगी, फिर आप रात को 12 बजे अदालत का दरवाजा खटखटा लेंगे कि आतंकवादी अब भी नहीं है, उसके बाद अदालत फिर भी कहेगी कि आतंकवादी है, फिर आप उसके बाद उसको फांसी की सजा होने के बाद आप नारे लगाएंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उसके बाद फिर उस आतंकवादी की मजार बना ली जाएगी। तो यह मानसिकता छोड़िए साहब, देश को मजबूत करना तो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर सबको आवाज उठानी पड़ेगी। आतंकवादियों के पक्ष में मत आवाज उठाइए, भारत की जो एजेंसियां आतंकवाद से लड़ रही हैं उनके पक्ष में आवाज उठाइए। यह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी जरूरी है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जरूरी है, और उन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी जरूरी है जो इफ एंड बट करके सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।